लखनऊ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बहुजन समाज पर बढ़ते अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठन ने सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांग पत्र रखा, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मामलों में निष्पक्ष जांच, लंबित सरकारी भर्तियां पूरी करने, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट, कानून व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसी मांगें शामिल हैं। भीम आर्मी का कहना है कि यह मांग पत्र किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय, समानता और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया है। सामाजिक क्या अंतरात्मा दुखी है जो लखनऊ में हुआ है। जो लखनऊ में घटना घटित हुई है, जो कोचिंग सेंटर में जो आग लगी है, उस आग लगने के बाद जिस प्रकार से प्रशासन जो है ना हरकत में आया है, मुख्यमंत्री महोदय हरकत में आए हैं। अगर ये हरकत इस घटना से पहले हो जाती तो 15 परिवार तो उजड़े हैं, लेकिन उनके साथ जिन बच्चों को चोट लगी है, कुछ की रीढ़ की हड्डियां टूट गई है, कुछ की पैर टूट गए हैं, उनका क्या? तो इन सब चीजों से मन बड़ा दुखी है। इसी चीज को लेकर पत्रकार वार्ता आज की जा रही है। लगातार जिस प्रकार प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाएं बड़े तेजी के पैमाने पर हो रही है, खासतौर से SC ST OBC के साथ। अभी आप लखनऊ में देखोगे कुछ बस्तियां तोड़ी जा रही है विकास के नाम पर, जबकि वहां के जब आप स्थानीय लोगों से बात करोगे तो वो सहमत नहीं है। उनका कुछ और कहना है कि वहां पर पक्षपातपूर्ण रवैये से सब कुछ किया जा रहा है और ये बड़ा दुखद है। देखिए, संविधान के मौलिक अधिकार हमें समानता देते हैं, और कोई सरकार अगर समानता के हिसाब से नहीं चल पाती है तो सरकार का रहना वाजिब नहीं है। वो वहाँ के नागरिकों के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए अत्यंत दुखदायी है। आज उत्तर प्रदेश में SC ST कानून का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि जब जब घटनाएं घटती हैं तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहले आंदोलन करना पड़ता है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहले खुद पर 10 मुकदमे लेने पड़ते हैं, तब एक मुकदमा दर्ज होता है। और फिर उसके ऊपर से राजनीतिक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, प्रशासन का प्रेशर कि इस वजह से फैसला कर लिया जाए। तो क्या कि न्याय व्यवस्था जो है ना बड़ी लचर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो इस पर जो है ना चिंतन करने का बड़ा विषय है। सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों को, राजनीतिक लोगों को इस पर बड़ा चिंतन करना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चा 5 साल 10 साल तैयारी करता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अभी आपने देखा होगा लगभग 48 लाख 50 लाख लोग पुलिस भर्ती में बैठे थे। पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती कैंसिल हुई और पूरा 1 साल बच्चों का बर्बाद हुआ। आखिर 1 साल की भरपाई कौन करेगा? अपराधी कहाँ है? कौन है पेपर लीक करने वाले? कहाँ से हो रहे हैं? भाई, पेपर अगर बनता है तो सरकारी तंत्र में तो रखा जाता है, या वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाता है, किसी को भी, आम आदमी को लीजिए आप। उस पर अब तक कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। अभी आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, चोरी हुई है, चोरी करने वाला कौन है? अगर आप किसी घर में रहते हैं और आपके घर में चोरी हो रही है, वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कैमरे हैं, प्रशासन है, कानून है, सब चीजें हैं, फिर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो ना ऊपर के लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम खुलेंगे तो सरकार की बड़ी फजीती होगी, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर, 10 मुद्दों को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है कि विकास कार्य के नाम पर हो, चाहे शिक्षा का जो व्यापारीकरण किया गया है बड़े पैमाने पर, उसके नाम पर जो कांड हुए हैं, ये व्यापारीकरण का ही तो मामला है। भाई, शिक्षा का व्यापारीकरण ना होता, सही से जांच होती, वहां पर पहले से मानक देखे जाते कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने लायक है या नहीं, तो क्या वो 15 परिवार उजड़ पाते जो उजड़ गए? दोषी इसमें प्रशासन और सरकार है। इसमें ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला दोषी है, ना पढ़ने वाले बच्चे दोषी हैं। यहाँ पर दोषी सबसे ज्यादा हुई है तो प्रशासन और सरकार है, क्योंकि उन्होंने अपने मानक पहले से पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की बदबू आती है, कहीं ना कहीं करप्ट मामला रहा होगा तभी वहां पर आग लग पाई। अगर करप्शन ना होता, मानक सही होते, आग बुझाने के तंत्र वहां पर होते, तो ये सब कुछ शायद ना हो पाता। व्यवस्था में आवाज उठाना सबसे मजबूत कार्य है। अगर आप आवाज भी नहीं उठाएंगे, आप कहेंगे भी नहीं, तो तानाशाह हो जाते, तानाशाह हो जाएंगे। और तानाशाह के तानाशाही रोकने के लिए एक लोकतंत्र है। हमारा काम चीखना चिल्लाना है, हम और जोर जोर से बोलेंगे। जांच से नहीं होगी फिर और जोर से आवाज उठाएंगे।
कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उनको इतना समय कहाँ कैसे मामले में जाएंगे? वो पहले से इस चीज को सुनिश्चित करें ना, ये जो अवैध निर्माण है इसी को पहले से सुनिश्चित करें कि वो अपना समय खराब ना कर सके, पहले से ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसी घटनाएं ना हो। ये घटनाएं हमें दूर से देखने के लिए तो लगती है कि बहुत आम है, लेकिन आप जब उस परिवार में जाएंगे जिस परिवार का बच्चा चला गया है, उस परिवार की आप स्थिति देखेंगे तो अंदर से आप रोएंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि हर तरफ जो है हम बेसिकली बुलडोजर कार्रवाई हो किन कर रही है, ये बड़ा सवाल। इनकाउंटर हो किन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर इनकाउंटर की कोई जगह है? क्या कानून में इन चीजों की कोई जगह है? अगर आप कानून सशक्त रखेंगे तो आपको बुलडोजर की आवश्यकता क्या है? अगर आप कानून सशक्त रखेंगे, कानून टाइट होगा, तो आपको इनकाउंटर की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि जनता को डराकर धमकाकर कैसे रखा जाए। जैसे पहले जमाने में राजतंत्र में किया जाता था कि आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति होता था, उसके साथ ऐसी घटनाएं की जाती थी कि उसकी आवाज दब जाती थी। ये सिर्फ आवाज दबाने का तरीका और कुछ नहीं। सरकार ही दोषी है, दबाव करवा करके उनकी आवाज़ों को दबा देती है और प्रशासन को खुद छूट गया है। बिल्कुल। अब आप देखिए ना कि अभी विद्युत विभाग में जो है वो बिजली के जो मीटर के वो जो बिल है वो हाई किए। क्यों? इसलिए क्या जनता पर इतना भार डालना जरूरी है? इसलिए जरूरी है। क्यों इतना भार डालना चाहते हो? करप्शन करने वालों के लिए कुछ नहीं है और जनता पर लगातार आप भार डालते जाते हो। अभी बिहार में भी एक घटना घटी थी, एनकाउंटर जी, जिसमें तमाम लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई प्रशासन द्वारा, और कुछ लोगों का कहना है कि एनकाउंटर सही किया गया। आपका जो बीमारी भारत एकता मिशन नहीं देता है। देखिए, भरत तिवारी को जहाँ तक मैंने सुना और देखा, उनके द्वारा उठाई गई आवाज जितनी थी वो सारी लीगल आवाज थी। उनका एनकाउंटर इसलिए हुआ है कि उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। मैंने ये भी देखा कि जहाँ बाढ़ पीड़ित है तो वहां भी जाकर उन्होंने एक घटना और घटित हुई है टिहरी में, अगर आपको पता हो, केतन लाल हत्याकांड के पैरों में कील ठोकी गई है, गुप्तांग को जलाया गया है, कील ठोकी गई है। घटनाएं तो इतनी सारी है, बहुत ज्यादा। लेकिन इस सब का भाई बिहार में भी किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? इन्हीं की तो सरकार है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया बना रही है। इनको कुछ मत कहो। एक सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन का काम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना होता है। हमारी पार्टी भी है जो भीम आर्मी द्वारा बनाई गई है, जिसके राष्ट्रीय सेवा चंद्रशेखर आजाद है। किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ गठबंधन नहीं होगा, उसका निर्णय वो लेंगे। वो क्या बेसिकली क्या कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी इसका निर्णय लेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत की विरासत है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हर उस कुरीति का अंत किया है जो कुरीति भारत के लिए नुकसानदायक है। आज उनके नाम का प्रयोग जो है वो राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। अगर उनके नाम का प्रयोग जो है वो सही बेसिक उनकी आइडियोलॉजी के लिए किया जाए, उनकी आइडियोलॉजी पर चलकर आगे बढ़ा जाए, तो मुझे लगता है भारत और भी सशक्त भारत बन सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक विकास कौशल योजनाएं चली थी, यहाँ छोटे छोटे काम सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए बिल्डिंग है। हाँ, वो योजनाएं बनाई गई थी। बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन योजनाएं कहाँ है? किन गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला? तो वो क्या है, वो सब कुछ कागजों में ऐड है। ठीक, चुनाव आते ही डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए उठा लिया जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली एक बड़ी आबादी, जो रिक्शा चलाते हैं, जो किसान है, मजदूर है, जो ठेली लगाते हैं, वो बड़ी आबादी, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। लेकिन आप हम जैसे लोग, आप जैसे साथी जो हैं, बड़े मजबूती के साथ जो है ना जन जन तक आवाज पहुंचाने का काम सोशल मीडिया तक के माध्यम से भी कर रहे हैं, न्यूज चैनलों के माध्यम से कर रहे हैं कि जन जन तक जाए, जागृति फैले। डॉक्टर अम्बेडकर सही क्या क्या चाहते थे? ये देश जो है ये जाति मुक्त भारत हो, ये धर्म मुक्त भारत हो, यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई निर्णय ना लिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे। अपने बीजेपी को सवाल आगे युवाओं के लिए है कि हमें इतिहास को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें शहीद आजम भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, ब्रिगेडियर उस्मान, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको एक एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस परिस्थितियों में इस देश के लिए क्या क्या किया। हमें फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ना चाहिए और फिर आगे की सोचना चाहिए कि हमें धर्म और जाति के आधार पर देश चलाना है या फिर
मानवता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर देश चलाना। शिक्षा बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है, लड़ना चाहिए इस देश के हर युवा को शिक्षा के एकीकरण के लिए लड़ना चाहिए कि जब तक शिक्षा का एकीकरण नहीं होगा भारत की उन्नति किसी कीमत पर नहीं हो सकती। आज आपने देखा होगा एक बड़े व्यापारी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े नेता का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और उधर रिक्शा चलाने वाले का अफकार मेरा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? इसके लिए हमें लड़ना चाहिए कि इन दोनों बच्चों को एक बेंच पर एक स्कूल में बैठकर पढ़ाया जाए, जो कुछ मिले एक जैसा मिले, तभी तो लड़ाई का पता लगेगा अच्छी लड़ाई क्या है। यही तो भारत होना चाहिए।